आज हम टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका या रोल ऑफ टीचर इन चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वालिटीज़, लिंग असमानता की चुनौतियों में शिक्षक की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। चेंज, अब ये जो बदलाव है, ये परिवर्तन है, ये क्या है? अब हमारी गीता में भी क्या कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अब ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि यदि परिवर्तन नहीं होगा तो जीवन एवं सृष्टि की गति अवरुद्ध हो जाएगी। परिवर्तन व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन व्यवस्था जन्म लेती है। परिवर्तन का सामान्य अर्थ है, तात्पर्य है किसी क्रिया या वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव आ जाना, मतलब जो पहले जैसी चीज़ थी उसका रूप या रंग, कुछ भी आकार संरचना बदल जाना। परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए फिशर ने कहा है कि संक्षेप में परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। अब परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से तीन बातों से होता है: ऑब्जेक्ट, टाइम, वेरिएशन, वस्तु, समय तथा भिन्नता। अब वस्तु क्या है ये? अब परिवर्तन से जब हम वस्तु का रिलेशन करते हैं, परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विषय या वस्तु से होता है। जब हम यह कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है, तब हमें यह भी स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस वस्तु या विषय में आ रहा है। बगैर वस्तु को बताए हम परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। समय, टाइम, परिवर्तन का समय से घनिष्ठ संबंध होता है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समय होने चाहिए। एक ही समय में परिवर्तन की चर्चा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, यदि हम यह कहते हैं कि वैदिक काल की तुलना में वर्तमान समय में भारत बहुत परिवर्तित हो गया है, समय के संदर्भ में ही परिवर्तन ज्ञात होता है। मतलब आप 18वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है, इसमें देखो किस प्रकार के सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। अब जब हम इनकी तुलना करते हैं तो आप उन अंतर को देख सकते हैं, उन बदलाव को देख सकते हैं। अब वस्तुओं के बदलाव को भी आप देख सकते हैं, जैसे ये फोटो में दिखाया गया है कि जैसे पहले, अब भी कोयले वाली प्रेस यूज़ होती है, पहले भी यूज़ होती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक स्टीम्ड प्रेस आ गई हैं। ठीक है, वस्तु में चेंज आ रहा है, समय में चेंज आ रहा है। भिन्नता, नेक्स्ट है वेरिएशन। विभिन्नता समयों में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं आए तो परिवर्तन नहीं कहलाएगा। वस्तु के स्वरूप में यदि समय के साथ अंतर न आए तो हम यही कहेंगे कि परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः वस्तु के रंग रूप, आकार प्रकार, संरचना, कार्य या अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों या स्थानों में घटित होती रहती है। परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के समस्त ढांचे में परिवर्तन आ सकता है या उसका कोई एक पक्ष ही बदल सकता है। अब जैसे आदि मानव काल में क्या था कि जो पत्थर के औजार यूज़ किए जाते थे, ठीक है, उनके रहने सहने का तरीका अलग था। ठीक है, तो हर चीज़ में परिवर्तन अब आ चुका है, उससे भी हम तुलना कर सकते हैं। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। परिवर्तन स्वतः आ सकता है या जानबूझकर योजनाबद्ध रूप से भी लाया जा सकता है कि परिवर्तन के लिए हम विभिन्न प्रकार के इन्वेंशंस करते रहते हैं, डिस्कवरीज करते रहते हैं। ठीक है, अब जब हम रोल ऑफ टीचर इन चेंज, जब हम लैंगिक असमानता में चुनौतियों में शिक्षक की भूमिका के बारे में बात करते हैं, तो शिक्षक है, ठीक है, वो परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका है? अब
जो शिक्षक और शिक्षार्थी होता है वो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ है, बेस है। किंतु परिवर्तन के शैक्षिक कारक में शिक्षक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, करिकुलम, शिक्षण उद्देश्यों तथा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा शिक्षक परिवर्तन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अतः परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक अपनी भूमिका का परिवहन किस प्रकार कर सकता है उसके बारे में हम विचार करते हैं। फर्स्ट है यूज़ ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, लैंगिक निरपेक्ष भाषा का प्रयोग। अब प्राय जो पुरुष शिक्षक होते हैं वो अपनी अंतःक्रिया के दौरान ही, हिम और स्त्रीलिंग से संबंधित शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इसके बजाय दोनों लिंगों से संबंधित शब्दों का समान रूप से प्रयोग करने की आदत का विकास करना चाहिए। जैसे उसे मैनकाइंड की जगह ह्यूमैनिटी, मैन मेड, ठीक है, इस तरह के वर्ड मैन मेड नहीं यूज़ करना चाहिए, मशीन मेड यूज़ कर सकते हैं। कॉमन मैन की जगह ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन पर्सन। अब चेयरमैन की जगह जैसे चेयर पर्सन यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर, के इस तरह के जो शब्द हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगला है गिव एग्जाम्पल ऑफ बोथ जेंडर, दोनों ही लिंग से संबंधित उदाहरण देना। अब शिक्षकों को लैंगिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से समान रूप से दोनों लिंगों से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। उन पुरुष भूमिकाओं को बदलकर महिलाओं की भूमिका दी जानी चाहिए जो लैंगिक असमानता को समाप्त करने में मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे बस के ड्राइवर के रूप में सिर्फ पुरुष नाम ही ना लिया जाए बल्कि महिला का नाम भी प्रयोग करना चाहिए। इससे मनोवैज्ञानिक रूप से लैंगिक असमानता की तरफ अग्रसर होने का फ़ायदा मिलता है। फिर है सिटिंग अरेंजमेंट्स, अलग अलग बैठने की व्यवस्था करने की बजाय एक साथ बैठने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब हमारे समाज में जो लड़के और लड़कियां हैं उनको शुरू से ही अलग अलग बिठाने की व्यवस्था की जाती है, जिस कारण इन दोनों लिंगों में काफ़ी गहरा अंतराल पैदा हो जाता है और अलग अलग ही रहते हैं तथा अलग अलग ही काम करते हैं। इन्हें एक साथ बिठाने से वे एक दूसरे की सोच को प्रभावित कर सकेंगे जो लैंगिक समानता की तरफ अग्रसर होने में मदद कर सकेगा। फिर है इक्वल पार्टिसिपेशन, जो कक्षागत गतिविधियों है उनमें समान भागीदारी की सुनिश्चितता करना। मतलब कक्षागत परिस्थितियों में कई प्रकार की प्रतियोगिता या क्रियाविधियों का आयोजन करवाया जाता है। इन सभी में लड़के और लड़कियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देना चाहिए। एफर्ट्स टू मेक सेंसिटिव टू ईच अदर, लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाना। अब शिक्षकों का यह दायित्व है कि लड़के लड़कियों दोनों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाएं, ठीक है। अब लड़कियों को छेड़ना आदि समस्या के प्रति लड़कों को संवेदनशील बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान देने की बात सिखानी चाहिए। अब अनुसंधानों में यह बात आई है कि विद्यालय में शिक्षक लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ अनुसंधानों में यह बात भी सामने आई है कि जो सेकेंडरी लेवल होता है उस पर शिक्षक लड़कों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लड़कियों को सेकेंडरी स्तर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब है ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, कि अध्यापक को बालक और बालिकाओं की विद्यालय गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए। अध्यापक को जहाँ पर भी लैंगिक असमानता की स्थिति अनुभव हो उसे समाप्त करना चाहिए। अब जैसे कई बच्चे क्या कहते हैं, यदि किसी छात्र की ऐसी सोच है कि क्या कहते हैं कि नृत्य में भाग लेना, डांस में भाग लेना मात्र बालिकाओं का ही काम है, लड़कों का नहीं है, तो इस प्रकार की सोच को अध्यापक को समाप्त करवाना चाहिए। इस प्रकार के सार्थक अवलोकन से लैंगिक समानता का विकास होगा। या कई लड़के दूसरे लड़के को
कैसे कहते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों दौड़ रहा है, मतलब इस तरह के जो बातें होती हैं उसको भी रोकना चाहिए। फिर है टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, योग्यता तथा रुचि के अनुसार उत्तरदायित्व प्रदान करना। अध्यापक द्वारा बालक एवं बालिकाओं को उत्तरदायित्व प्रदान करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि यह बालक, यह लड़का है इसलिए इसका अलग उत्तरदायित्व है, यह लड़की है इसलिए इसका अलग उत्तरदायित्व है, वरन उत्तरदायित्व प्रदान करते समय लड़का लड़की की रुचि व योग्यता देखनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ टीचर्स, अध्यापक की सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच वाला अध्यापक ही अपने बालकों में सकारात्मक सोच विकसित कर सकता है। यदि एक अध्यापक अपने छात्र छात्राओं को अपने बच्चों के समान समझता है तथा उसी रूप में ही उन्हें प्रेम करता है तो इससे बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। अगला है प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स। अब जब पेरेंट्स टीचर्स मीट होती है तो उसमें भी लैंगिक समानता पर चर्चा करते समय परिवार तथा समाज में भी लैंगिक समानता विकसित करने की चर्चा की जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, विद्यालय तथा समाज दोनों में ही लैंगिक समानता का वातावरण विकसित हो सकेगा। फिर है आइडियल रिलेशनशिप ऑफ टीचर विद स्टूडेंट, अध्यापक छात्र के सर्वोत्तम संबंध। अब अध्यापक तथा छात्र के मध्य अच्छे संबंध होते हैं, मधुर संबंध होने चाहिए। अतः छात्रों के द्वारा अध्यापक के प्रत्येक तथ्य को समान की दृष्टि से देखना चाहिए। इस स्थिति में अध्यापक द्वारा लैंगिक असमानता दूर करने संबंधी प्रयासों को छात्रों द्वारा सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। इससे विद्यालयी तथा सामाजिक स्तर पर लैंगिक समानता उत्पन्न होगी। टीचर एज ए फैसिलिटेटर, अध्यापक सुविधा प्रदाता के रूप में प्रत्येक बालक एवं बालिका के प्रति अध्यापक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बालक, लड़का तथा लड़की अपनी व्यक्तिगत तथा शैक्षिक समस्याओं को प्रकट करने में संकोच अनुभव ना करें। अगला है प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उचित निर्देशन तथा परामर्श। अब अध्यापक को लड़का हो या लड़की, बालक एवं बालिका की रुचि एवं योग्यता के आधार पर निर्देशन तथा परामर्श देना चाहिए, ना कि उनकी लैंगिकता के आधार पर। जैसे यदि कोई बालक अपनी सेवाएं सेना में प्रदान करना चाहता है या कोई बालिका है वो अपनी सेवाएं सेना में देना चाहती है और वह इसके योग्य भी है, तो उसे उचित निर्देशन व परामर्श देना चाहिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि पुलिस में या सेना का कार्य, डिफेंस का कार्य ये लड़कियों के लिए नहीं है। अगला है फिलॉसफी ऑफ, अगला है ऑफ टीचर, मतलब अध्यापक का दर्शन। यदि अध्यापक का चिंतन तथा दर्शन समानता का पक्षधर है तो उसके प्रत्येक प्रयास भी इसी से संबंधित होंगे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर इन अटेंडेंस रजिस्टर। अब अध्यापक को उपस्थिति रजिस्टर बनाते समय लड़कियों और लड़कों के अलग अलग नहीं बनाना चाहिए, या लड़कों के अलग नाम लड़कियों के अलग नाम इस तरह से नहीं लिखने चाहिए। उनको अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखने चाहिए, चाहे लड़के का नाम पहले आ रहा है चाहे लड़की का नाम पहले आ रहा है, उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं करवाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिंग लर्निंग मटेरियल्स इक्वली, और जो भी अध्ययन सामग्री है उसको समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, लड़का लड़की डिफरेंस क्रिएट करके नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस ऑन हेल्थ एजुकेशन, लड़का और लड़की दोनों के स्वास्थ्य शिक्षा की तरफ उनको ध्यान दिलाना चाहिए। मोरल स्टोरीज फॉर म्यूचुअल स्पोर्ट्स, और लड़के और लड़कियों को नैतिक शिक्षा वाली कहानियाँ बतानी चाहिए ताकि उनके एक दूसरे के प्रति जो सहयोग है उसकी भावना का विकास हो सके। शोइंग इंस्पिरेशनल फिल्म एंड वीडियोस इन क्लासरूम, और ऐसी अभिप्रेरणात्मक फिल्में और वीडियो कक्ष में दिखानी चाहिए जिससे लड़कियों और लड़कों में सहयोग की भावना का विकास हो और
वो एक दूसरे को लैंगिक रूप से अंतर ना समझें। यूज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मतलब उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवानी चाहिए, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट देने चाहिए जिसमें लड़के और लड़कियां इकट्ठे होकर काम कर सकें। और प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है कि लड़कियों को अलग प्रोजेक्ट देना चाहिए, लड़कों को अलग प्रोजेक्ट देना चाहिए, नहीं, बल्कि दोनों को एक ही रूप से कार्य को दिया जाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ होकर कार्य को संपन्न कर सकें। बैरियर्स इन फ्रंट ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, अब परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षक के समक्ष जो बाधाएं आती हैं। अब पहली है इलिटरेसी, अशिक्षा। अब अशिक्षा किसी भी देश समाज की प्रगति का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। हमारे राष्ट्र में अशिक्षितों की संख्या अधिक है, जिस कारण वे अपना योगदान राष्ट्र की प्रगति एवं परिवर्तन में नहीं कर पाते हैं। वे परिवर्तन का महत्व नहीं समझते हैं और परिवर्तन को अपनाने से डरते हैं, जिस कारण शिक्षकों को उनके विरोध का सामना भी करना पड़ता है। अगला है सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। अशिक्षा के कारण लोगों में अंधविश्वास की भावना भी जल्दी विकसित हो जाती है, जो शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करता है। सामान्यतः लोगों में लड़का लड़की को लेकर, जाति, धर्म, विज्ञान आदि को लेकर अनेक अंधविश्वास व्याप्त होते हैं, और जब कोई व्यक्ति या शिक्षक उनके अंधविश्वास को बदलना चाहता है तो वे उसे स्वीकार्य नहीं करते हैं और यह सोचते हैं कि वह व्यक्ति उन्हें, उनके समाज को, उनके बच्चे आदि को पथभ्रष्ट कर रहा है। इन्हीं अंधविश्वासों के कारण शिक्षक को कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। स्टीरियोटाइप्ड सोसाइटी, रूढ़िबद्ध समाज भी परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधक है, सबसे बड़ा बाधक तत्व है, क्योंकि ऐसे समाज के लोग अपने पुराने विचारों, मान्यताओं, आदर्शों आदि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वे आसानी से नए मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों आदि को स्वीकार्य नहीं करते हैं। नैरो माइंडेड थिंकिंग, संकीर्ण सोच। अब संकीर्ण सोच के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो अपने धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों से विचार विमर्श करने, उन्हें अन्य धर्म, जाति आदि की महत्ता समझाने में शिक्षक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण शिक्षक परिवर्तन में अपनी भूमिका का उचित रूप से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। अगला है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, धार्मिक और राजनीतिक कारण। परिवर्तन चाहे समाज का हो, राष्ट्र का हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, सभी ये राजनीतिक एवं धार्मिक कारक काफ़ी सीमा तक इसको प्रभावित करते हैं। वर्तमान में धर्म को राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोगों में जाति, धर्म के नाम पर भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पर लोगों के लिए शिक्षा से सर्वोच्च धर्म है। अगला है सेल्फिशनेस। अब समाज विभिन्न संप्रदायों, वर्गों आदि में विभाजित है, जिसके अपने अपने स्वार्थ हैं, जिस कारण से परिवर्तन के प्रति अपना विस्तृत दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, जिससे परिवर्तन में बाधा उत्पन्न होती है। अगला है कल्चरल आइसोलेशन, सांस्कृतिक अलगाव। अब भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेकों धर्म तथा संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। शिक्षक को इन सभी संस्कृतियों में तालमेल बिठाने, सामंजस्य स्थापित करने कर शिक्षा प्रदान करनी होती है, जो कि अत्यंत कठिन कार्य है। और यह परेशानियाँ, मतलब सामंजस्य एवं समन्वय बनाने की परेशानी शिक्षक को परिवर्तन लाते समय बाधक बनती है। लैक ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति की कमी। मानव की यह सामान्य प्रवृत्ति रही है कि वह अपना कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ देता है। वह यह मानता है कि उसके कार्य ना करने से उस कार्य पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि शिक्षा में परिवर्तन का कार्य भी सरकार एवं शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। लोगों में इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही वे केवल अपने कर्तव्यों के निर्वहन के स्थान पर उनके पालन की खानापूर्ति करते रहते हैं। अब सजेशंस, अब इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या सुझाव है। अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल एविल्स एंड प्रेजुडिस, अब लोगों को सामाजिक कुरीतियों एवं संकीर्णता के प्रति जागरूक करना चाहिए। उन्हें इन कुरीतियों से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए। समस्त शिक्षकों के निर्माण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाना चाहिए। और अगला डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन, मतलब शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना चाहिए और इसके लिए पाठ्यक्रम है या दूरस्थ शिक्षा है, वयस्क शिक्षा है, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। डिफरेंट कल्चरल एंड नेशनल प्रोग्राम इन स्कूल, अब लोगों में एक दूसरे की संस्कृति के प्रति आदर प्रेम की भावना विकसित करने हेतु विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जो सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व के क्रियाकलापों, पर्वों, उत्सवों एवं दिवसों के महत्व पर आधारित हों। सेक्युलरिज्म, मतलब छात्रों, उनके माता पिता तथा समाज के लोगों को धर्मनिरपेक्षता के महत्व से अवगत कराना चाहिए। न्यू टेक्निक्स, छात्रों एवं समाज को नई तकनीकों से अवगत कराना चाहिए तथा उसके महत्व को समझाना चाहिए। इसके लिए विद्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है। फिर है एजुकेशन फॉर वीमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस, अब जो शिक्षा के व्यापक उद्देश्य हैं, शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों के माध्यम से कई बाधाओं को दूर किया जा सकता है, जिसमें सर्वप्रमुख अशिक्षा एवं अंधविश्वास है। और स्त्री शिक्षा एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। रोल ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, धार्मिक एवं राजनीतिक कारकों को परिवर्तन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन, अब जो रूढ़िबद्धता है, रूढ़िबद्धता को समाप्त करने हेतु लोगों को आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास के महत्व को समझाना चाहिए तथा भविष्य में होने वाले लाभों से परिचित कराना चाहिए। सोशल वर्कर्स, अब सामाजिक परिवर्तन हेतु समाज सुधारकों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षक एवं समाज सुधारकों के साथ कार्य करने से परिवर्तन लाने में बहुत ही सहायता प्राप्त होती है और साथ साथ लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की भावना भी विकसित होती है। लिंग असमानता को समाप्त करने के लिए शिक्षक के साथ साथ समाज और सरकार का भी योगदान की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है।